Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 ऑनर्स के पेपर 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। और इससे जो आपके प्रश्न हैं कि सल्तनत काल में भू राजस्व व्यवस्था की विवेचना करें या सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था की व्याख्या करें, इत्यादि क्वेश्चनों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। और जैसा कि आप लोगों का प्रश्न भी इसी प्रकार का था, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के भू राजस्व व्यवस्था के विषय में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के सत्ता में आते ही। हम देखते हैं कि जो 13वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान हुए, जो तुर्क शासक हुए, उनकी कोई स्पष्ट भू राजस्व व्यवस्था का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, न ही किसी प्रकार के भू कर इत्यादि का ही कोई डाटा हमें प्राप्त होता है। जो प्रथम डाटा हमें प्राप्त होता है वह जियाउद्दीन बर्नी का जो इतिहास लेखन है, उसी से हमें अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन जो प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो प्रारंभिक तुर्की शासक थे वे लोग अपने पूर्वजों, जैसे जो पूर्व के जो शासक थे गजनवी के शासक, उनके हनफी शाखा के वित्त सिद्धांतों का अनुसरण किया प्रारंभिक तुर्क शासकों ने। और फिर धीरे धीरे समय जैसे जैसे समय बीतता गया, जो प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के शासक हैं या बाद के शासक हैं, उन लोगों के भू राजस्व व्यवस्था के विषय में कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुए, उनकी आय का मुख्य स्रोत, अगर हम राजस्व की बात करें तो राजस्व में भूमि कर जो मिलता था, भूमि पे जो उपज होता था उसे लगान प्राप्त करते थे शासक, उसी पे उनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से निर्भर थी। हालांकि आयात निर्यात इत्यादि से भी कुछ लाभ होते थे, या जो भी वस्तुएं या जो भारत में आंतरिक व्यापार जो होता था या बाह्य व्यापार, उससे कुछ चुंगी इत्यादि भी सुल्तानों को प्राप्त होता था। लेकिन उससे जो होने वाली आय थी वह बहुत ही कम थी। तो हम देखते हैं कि जो राजस्व व्यवस्था का मुख्य आधार भू राजस्व व्यवस्था ही था। भू राजस्व व्यवस्था को देखने से पहले हम देखें कि भूमि कितने प्रकार की थी। एक तो दिल्ली के सुल्तान के प्रत्यक्ष शासन में आने वाले जो खराजी भूमि, दूसरा एक अक्ता भूमि जो इक्तेदारों को बांटा गया था, जिसका लगान इत्यादि वही वसूलता था और अपने खर्च को काट के जो कुछ बचता था अवशेष उसे राजकोष में भेज देता था। तीसरे तरह की भूमि थी जो दान इत्यादि में दिया गया था, साधु संतों को पेंशन इत्यादि के रूप में। और जो चौथे प्रकार की भूमि थी, जो भारतीय शासक थे, जो शासक वर्ग था, उनके पास जो भूमि थी वह भूमि देखने को मिलती है हमें। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए, उन लोगों ने किस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया, किस तरह से अपने भू राजस्व व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सल्तनत काल के सुल्तान हैं, ये लोग राजस्व, जो राज्य के राजस्व को दो भागों में हम अपने सुविधा के अनुसार बांट लेते हैं कि दो भागों में देखने को मिलता है, एक धार्मिक कर और दूसरा गैर धार्मिक कर। धार्मिक कर में ज़कात का नाम लिया जा सकता है, और जो गैर धार्मिक कर था उसमें खराज, चजिया, खुम्स उस का नाम आता है। इसी तरह अन्य कर थे, जो घरी कर था, चरी कर था, ये भी हमें देखने को मिलता है।
ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसमें उसकी संपत्ति का 40वां भाग, 1/40वां भाग उसे देना होता था, जो प्रत्यक्ष संपत्ति था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो संपत्ति पर लगता था। जो अप्रत्यक्ष संपत्ति थी, जैसे आभूषण और गहने जेवरात इत्यादि जो थे, इस पे जो ज़कात था वह तो अपने इच्छा अनुसार देना होता था। लेकिन जो भूमि था उस पे उन लोगों को प्रत्यक्ष कर देना होता था। वह 1/40 भाग होता था कुल उपज का, कुल संपत्ति का। भूमि कर नहीं, ये कुल संपत्ति का, जो मुसलमानों का कुल संपत्ति होता था उस पर देना पड़ता था। अगर प्रतिशत में कहें तो 2.5% यह ठहरता है। तो फिर हम अगले जो कर है, जो खराज है, इसको देखते हैं। तो यह भूमि कर था, जो राजा सुल्तान का भूमि था। इस पे इस क्षेत्र में जो निवास करते थे, तो यह भूमि कर एक्चुअली में जो खराज था वह भूमि पे कर नहीं था। भूमि से उत्पादित जो अन्न होता था उस पर कर था। ठीक है, तो इस यहाँ हमको अंतर करके समझना होगा कि भूमि पे कर नहीं था, भूमि से जो उत्पादित होता था अन्न उस पे लगान था। तो यह भूमि पे लगान था, जो 1/3 से लेकर 1/2 यानी कि 1/3 भाग से लेकर आधे भाग तक, जो कुल उपज का आधा भाग था। यह अलाउद्दीन खिलजी, देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कुल उपज का आधा भाग ले लिया था, लेकिन बहुत सारे शासक 1/3 लिए, कुछ 1/4, कुछ 1/5। इस तरह सब लोगों का जो राजस्व कलेक्ट करने का जो संग्रहण कर किए, उसका अलग अलग मात्रा था कुल उपज में। तो यह खराज भूमि हो गई। जो मुसलमानों की भूमि थी उसको उस्र, जो खराजी भूमि थी उसको उस्र कहा जाता था। और इन लोगों से भी, जैसे साधारण रूप से जो सिंचाई का लाभ नहीं लेते थे, उन लोगों को अपने कुल उपज का 1/10 भाग देना होता था, और जो सिंचाई का लाभ लेते थे उसको 1/5 भाग कर देना पड़ता था। इस तरह हम देखते हैं कि जो एक और कर था जजिया जो गैर धार्मिक कर था, यह 3 वर्गों में बटा हुआ कर था। और यह जो समकालीन वर्णन मिलता है उससे लगता है कि यह गैर धार्मिक कर था। यह एक तरह से दिल्ली सल्तनत में सुरक्षित रहने के लिए सुल्तान मानते थे कि हम आपको सुरक्षा और शांति प्रदान करते हैं, इसलिए आपको कर देना चाहिए। तो यह 3 कोटि में बटा था, उच्च, मध्य और निम्न। जो उच्च कोटि के थे उसमें 40 टंका लगता था, जो मध्यम वर्ग में आते थे उसको 20 टंका देना होता था, जो निम्न वर्ग में आते थे उसे 10 टंका। और इस कर से जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, वृद्ध हैं, निर्धन है, अल्पवयस्क बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, इन सब को छूट थी। और इसमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था। और एक अन्य प्रकार जो गैर धार्मिक कर था वह था खुम्स। यह युद्ध में जो लूट के माल पे लगने वाला कर था। और यह शरीयत के अनुसार 1/5 भाग सुल्तान का होता था, 4/5 भाग जो सैनिक होते थे उनका होता था। इस तरह देखते हैं कि जो 20% शासक का और 80% सैनिकों का। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये लोग 80% अपने लिए और 20% में सैनिकों को बांटे। तो इस तरह इतने करों का हम वर्णन देखते हैं। फिर अन्य जो कर थे, जैसे सिंचाई कर, जिसे हके सर्व कहा जाता था, जो तुगलक शासकों ने नहर बनवाई थी, और जो नहर से सिंचित भूमि था उसमें कुल उपज का 1/10 भाग अतिरिक्त रूप में उन लोगों को देना पड़ता था, जिसे हके सर्व कहा जाता था। जो अन्य कर मिलते हैं हमें, वो आयात कर, जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी उस पर 2.5% वस्तुओं पे मिलता था आयात कर। और यदि घोड़ों का आयात किया जा रहा है तो वह 5%, जो कुल उसका मूल्य है उसका 5% ले लिया जाता था। इसी तरह अन्य प्रकार के चुंगी इत्यादि देखते हैं, क्योंकि सिकंदर लोदी अन्य पे लगने वाले चुंगी को मुक्त किया था, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे चुंगी इत्यादि भी लिए जाते होंगे। जो हमें वर्णन मिलता है समकालीन इस समय, उससे लगता है कि लगान निर्धारण के लिए 2 तरह की महत्वपूर्ण जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी। एक को गल्ला बख्शी, या इसी कई का नाम बटाई या किस्मत गल्ला या
हासिल कहा जाता है। इस एक ये था, और दूसरा था मुक्तई या मुक्ता, मुक्तई या मुक्ता प्रणाली या मुक्ता प्रणाली, ज़्यादातर मुक्तई नाम देखने को मिलता है। जो मुक्तई जो है, यह अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन क्षेत्र में आते थे वहाँ एक तरह का कानकूद प्रणाली जो मुगल काल में प्रचलित था, वह उसी का ही रूप था। इसमें ठेके पे भूमि को दे दिया जाता था, उसका राजस्व आकलन करके किसान और अधिकारियों के समन्वय से इसका निर्धारण करके कर दिया जाता था, जिसे किसान अपनी सहमति से चुकाते थे। जो एक तरह का जो गल्ला बक्सी है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें अन्न दिया जाता था, राज्य कुल उपज से एक हिस्सा ले लेता था। इसमें 3 तरह के हम देखते हैं गल्ला बक्सी में या बटाई पद्धति में। खेत बटाई, इसमें खड़ी फसल खेत में ही बांट ली जाती थी। दूसरा लंग बटाई, जो बंडल बनाए दिए जाते थे वो फसल का, जिसे बोझा, जो हमारे ये भोजपुरी क्षेत्र में बोझा बोला जाता है, बंडल बना लिया जाता था फसल का, उसको लंग बटाई बोलते हैं, और उसको बांट लिया जाता था। और जब अन्न को भूसे से अलग करके बांटा जाता था तो वह रास बटाई होती थी। लंग बटाई में अन्न भूसा अलग नहीं हो रहा था, सीधे फसल को ही बांट लिया गया, लेकिन रास बटाई में भूसा अलग कर लिया जाता था और राशि को बांट दी जाती थी। इसे रास बटाई बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के शासन में अलग अलग तरह के लगान निर्धारण की पद्धतियों में अलग अलग तरह से लगान लिया गया। कहीं बटाई पद्धति के माध्यम से, कहीं मुक्तई पद्धति के माध्यम से निर्धारण किया गया लगानों का। और हम जो लगान व्यवस्था का जो सुंदर समृद्ध जो वर्णन पाते हैं वह जियाउद्दीन बर्नी का वर्णन है। और उसने अलाउद्दीन खिलजी के लगान व्यवस्था जो देखते हैं कि सल्तनत काल की जो पूरी लगान व्यवस्था है या भू राजस्व व्यवस्था है, वह अलाउद्दीन खिलजी पर ही निर्भर हो जाती है, क्योंकि इसने बृहद कार्य किया इस क्षेत्र में। तो देखते हैं कि जियाउद्दीन वर्णन करता है कि इसने लगान व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम क्या किया। जो खूत मुकद्दम चौधरी थे, जो स्थानीय अधिकारी थे, लगान व्यवस्था के अधिकारी थे, इन लोगों के अधिकारों में कटौती कर दिया। और कारण ये था कि ये लगान अधिकारी विद्रोह कर देते थे बहुत ज़्यादा, जैसा वर्णी वर्णन करता है, इनके पास समृद्धि आ गई थी, ये पार्टियां करते थे और किसानों का ये शोषण किया करते थे। और बर्नी का अपना मानना था कि जो शक्तिशाली वर्ग है उसको आकाविवा, वह एक शब्द प्रयोग करता है कि आकाविया यानी शक्तिशाली वर्ग का जो बोझ है वो कमजोर यानी कि जुआफा पे न पड़े। इसके लिए उसने वर्णन किया कि ये अलाउद्दीन खिलजी एक व्यवस्था लाया और खुद मुकद्दम चौधरियों के अधिकार को कम कर दिया। खुद मुकद्दम चौधरी जो थे, हक ए खोती यानी कि जो हुकूक ए खोती या हक ए खोती मिलता है, यह जो वह राज्य के या सुल्तान के तरफ से वसूल करते थे, यानी इसके बदले में उनको करमुक्त भूमि दी जाती थी। और एक किस्मत एक होती, किसानों से भी एक कर लेते थे भू राजस्व वसूलने के लिए, जिसे किस्मत एक खोती कहा जाता था। इस प्रकार इनकी बहुत ज़्यादा समृद्धि हो गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम इन पे नियंत्रण लगाया और अपनी भू राजस्व व्यवस्था को सही किया। फिर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और उसने भूमि की माप कराई, जिसे मासाहत प्रणाली कहते हैं। भूमि की माप कराई और भूमि माप की इकाई थी बिस्वा। तो उपज बिस्वा, इसमें मतलब कि उपज का 1/20 भाग, जैसे बीघे का 20वां भाग होता था, बीघे का 20वां भाग बिस्वा कहलाता था। तो इसकी इकाई बिस्वा थी और इस रूप से इसने भूमि के माप कराई और कर का निर्धारण किया। और ये देखते हैं कि इसके भूमि मापन की पद्धति ही आगे अन्य शासकों के लिए भू राजस्व व्यवस्था का आधार बन गया। फिर हम देखते हैं कि लगान निर्धारण अलाउद्दीन का स्वयं का जो जैसा कि समकालीन इतिहासकार कुछ वर्णन करते हैं कि ये जनता के हित में लगान व्यवस्था का निर्धारण किया था, जनहित का भी बात करता था। तो इसने लगान का जो निर्धारण तो अच्छे व्यक्तियों के
उत्पादन को, जो खेत के उत्पादन को ध्यान में रख के किया और उसका वसूली बहुत कठोरता से करवाया और उसके लिए एक दीवाने मुस्तकराज नामक विभाग की स्थापना कर दी और इसमें बहुत सारे अधिकारियों को रख के भूमि कर कलेक्ट करवाया। फिर हम देखते हैं कि जो लगान जो है उस सारे शासकों के समय एक तरह का नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब साम्राज्य की स्थापना करता है तो वह 1/5 तो कहीं कहीं 1/10 कुल उपज में 1/5 भाग या 1/, कुछ कहीं कहीं 1/10 भाग लिया। इल्तुतमिश ने भी इसी पद्धति पे अपना कुतुबुद्दीन ऐबक के पद्धति पे ही लगान वसूल किया, लेकिन इसने लगान के क्षेत्र में एकीकता प्रणाली स्थापित की जिसमें जो एक प्रांतीय सेवा विकसित करने का प्रयास किया, जिसमें मुक्ताओं को या वलियों को अधिकार दे दिया जाता था कि भू क्षेत्र से कर वसूल करे और वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करे और जो निम्न कोटि के इक्तादार थे, जो सैनिकों को मिलता था, उनको केवल वहाँ से अपने भूमि से जो लगान मिलता था फसल पे उसको ले लेना होता था और इस रूप में वह एकता प्रणाली इस क्षेत्र में लाया। अलाउद्दीन जो है इसकी तो पूरी प्रणाली ही विकसित थी जिसपे सल्तनत कालीन का जो भू राजस्व व्यवस्था का आधार निर्मित हुआ। गियासुद्दीन तुगलक भी 1/5 से 1/3 भाग तक कर वसूल किया कुल उपज का। इसके समय में देखते हैं कि एक व्यवस्था मिलता है कि कुल जो राजस्व है एक वर्ष में 1/10 या 1/11 भाग से, जो कुल उपज का 1/10 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती। जो राजस्व वृद्धि होती थी उसमें इससे अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम देखते हैं कि इसने ये भी 1/2 अलाउद्दीन खिलजी की तरह 1/2 भाग कुल उपज का आधा भाग कर के रूप में निर्धारित किया और अलाउद्दीन के जो कि घड़ी कर, चरी कर इत्यादि कर भी वसूला था उसको ये भी जारी रखा, घड़ी चरी कर वसूल किया और इसने कृषि व्यवस्था में सुधार, एक दीवाने को ही नामक विभाग की स्थापना की और इस विभाग के माध्यम से खेतों के उपजाऊपन को बढ़ाया और विभिन्न प्रकार के फसलों के परिवर्तन इत्यादि के लिए व्यवस्था किया। फिर इसने सोंधर यानी कि कृषि हेतु अग्रिम ऋण की व्यवस्था की। फिर भी इसके समय में बहुत सारे कृषक विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है ये सिंचाई कर लगाया था और ये भी 1/5 भाग कुल उपज का वसूल किया था। बहुत सारे जो शरीयत के अनुकूल कर नहीं थे उसको हटा दिया और एक सिंचाई कर हक सर लिया जो 1/10 कुल उपज का 1/10 या 1/20 भाग हुआ करता था। फिर हम जो लोधी काल हैं, लोधी काल के सुल्तान हैं, इन लोगों के समय में भी देखते हैं कि ये लोग के समय में सिकंदर लोधी की जो राजस्व व्यवस्था थी उसने कुछ उसमें परिवर्तन किया और भूमि माप हेतु एक पैमाना माप प्रणाली विकसित की, गजे सिकंदरी का पैमाना बनाया और इस प्रकार भूमि में सुधार किया। फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम लोधी वह अन्य के रूप में ज़्यादा लगान लेने का प्रयास करता है। तो जो शासक हैं वह ज़्यादातर लगान के रूप में अनाज को प्रश्रय देते हैं, लेकिन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अनाज और नगद दोनों में रुचि रखता था और ज़्यादातर वो जो वर्णन है उससे पता चलता है कि दोनों में रुचि रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक भी दोनों पद्धति में नगद और अनाज दोनों रूप में भू राजस्व कर वसूल किया। अब हम जब पूरा एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का व्यवस्था है वह तो माप प्रणाली पर आधारित था और सीधे किसानों से स्थापित कर दिया था, लेकिन अन्य जो शासक हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुक्ताई या कानकूत प्रणाली है उसी को बेस बनाकर अपना कर वसूल कर रहे थे, उसी प्रणाली पर निर्भर होकर। क्योंकि हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने पूरे राज्य के आमदनी का एक डाटा बनवाया, हुसामुद्दीन उसका अधिकारी था, उससे पूरे राज्य का डाटा बनाया, उससे पता चलता है कि 6,75,00,000 कहीं कहीं 85 लाख टन का भी मिलता है, 6,75,00,000 टन का या 6,85,00,000 टन का उसके राज्य की आमदनी होती थी। और जो शासक हैं सभी शासकों ने कुछ न कुछ परिवर्तन किया। जैसे सुल्तान जो बलबन है उसने एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो प्रांतों इक़्तिदारों के जो लगान वसूल होता था उसका डाटा चेक करता था। फिर हम देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक लोग कानकूत प्रणाली या मुक्ताई बटाई प्रणाली को लागू करवाए, तो बटाई प्रणाली को लागू तो करवाए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अक्ता के राजस्व से मुक्ता की व्यक्तिगत आय और सैनिकों हेतु जो वेतन इत्यादि के लिए व्यय होता था उसमें अंतर किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो वली या मुक्ता
को सैन्य प्रभार दे दिया और वली उल खराज का अलग प्रभार लगान वसूल के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार देखते हैं कि जो प्रशासनिक संगठन है उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन ने स्थापित किया था वह एक उत्तम प्रणाली थी जिससे राजस्व वसूल पर्याप्त मात्रा में किया जाता था। इस प्रकार हम पूरे दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के विषय में चर्चा करिए और इसको जो लेक्चर है इसे सुनकर आप क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे और जो कुछ कठिनाइयाँ हो उसे पूछने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।